अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुरैया अख्तियार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये इस कदर अहम है कि अगर इसको नज़रअंदाज किया जाए तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। लिहाजा इससे पहले कि कोई नुकसान हो, इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इसकी क्या अहमियत है। और मैं ये समझती हूँ कि ये वीडियो ना सिर्फ ऐसी ख़वातीन के लिए है जो कि घरों में हैं, और बल्कि ये स्टूडेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए और हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बेहतरीन होगी कि वो इससे बहुत कुछ सीखेंगे। देखिए, आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है हामला माओं की केयर और ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करना। अगर हम बात करते हैं कि एक खातून के हामला होने के जो उसके ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर उसके ऊपर क्या असरात होते हैं, तो वो असरात हामला होने से पहले ही हमें चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। देखिए, एक बात बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझनी कि जब किसी का यहाँ बेटी पैदा होती है तो वो तब से ही उसकी ज़िंदगी की प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं। उसकी स्टडीज़ के लिए, उसकी शादी की चीज़ों की तैयारी के लिए वो एक प्रोग्राम मैनेज करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं। मगर जिस चीज़ पे प्लानिंग करनी चाहिए वो नहीं हो रही, और ये सब आप जानते हैं। हो क्या रहा है कि जब बच्ची की शादी की जाती है तो उस टाइम पे ऐसी बच्चियां जिनका वजन बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, वो शादी के बाद बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार हो जाती हैं। इसकी ये वजह होती है कि वक्त से पहले इस तरफ कोई भी तवज्जो नहीं करता कि कोई प्री मैरिज डिस्कशन, कोई काउंसलिंग, कोई और ऐसा प्लान जिसके ऊपर एक बच्ची की सेहत बेस करती है उसके बारे में बात की जाए। आज मैं आप सबको यही बताना चाहूंगी कि कोशिश करें कि बच्चियों को वक्त से पहले ही उनका वजन मेंटेन रखें। जिनका वजन बहुत कम होता है, अंडरवेट होती हैं, उनकी शादी तक उनका वजन नॉर्मल करें, और जो ओवरवेट होती हैं उनका वजन कम करें और उनको भी नॉर्मल रेंज में लेके आए। ये आज की एक टिप मैं आप लोगों को दे रही हूँ। अगली बात ये है कि जी शादी हो गई, एक खातून प्रेग्नेंट हो गई, तो प्रेगनेंसी जो है ना, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये कुदरत की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, अल्लाह की रहमत है। अब हमें दोनों साइड की बात करनी होगी, हमें साइकोलॉजिकली भी बात करनी होगी और फिजियोलॉजिकल भी बात करनी होगी। साइकोलॉजिकली एक बच्ची जब नए घर में आती है तो वो कुछ मेंटली सेट होने में उसे थोड़ा टाइम लगता है, और उसके बाद जब उसे प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसकी हार्मोन्स में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, उसका मूड स्विंग करता है, उसे एक फियर होता है कि पता नहीं प्रेगनेंसी में क्या होगा और वो किस तरह के हालात में से गुजरेगी। इसी तरह से उसकी फिजिकली भी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। अब जैसे ही ये उसके जिस्म के ऊपर इन चीज़ों के असरात आते हैं, तो वो सबसे पहले क्या असरात आते हैं कि उसकी एपिटाइट, उसकी भूख जो है वो कम हो जाती है, और हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से उसको नौजिया, दिल खराब होना, उसकी घबराहट होना, ब्लड प्रेशर लो हो जाना, इस तरह के मामलात हो जाते हैं। और ऐसे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसे हम कहते हैं, पहले 3 महीने, उसमें आमतौर पर ये खवातीन इस तरह के मसाइल का शिकार होती हैं। तो यहाँ पे हमें दो बातों को ज़हन में रखना होगा। एक तो ये कि पूरी फैमिली जो है ना उसकी केयर करे, उसको अच्छे तरीके से डील करें, अगर उसका कोई सीरियस मैटर है उसको भी देखें, उसे मुनासिब रेस्ट भी करवाएं, उसकी काउंसलिंग करें, उसे खुशगवार माहौल में रखें। अगर वो खुद उठ के खाने पीने की हिम्मत नहीं रखती तो फैमिली इसको सपोर्ट करे। दूसरी तरफ ये भी है कि कुछ खवातीन ऐसी होती हैं कि वो इसको एक इतने खौफ में ले लेती हैं कि वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं उन्होंने क्या मसला शुरू हो गया, और पता नहीं ये कितना मुश्किल काम है, और वो अपने आप को बहुत सेंसिटिव समझना शुरू कर देती हैं, बड़ा वीआईपी समझना शुरू कर देती हैं। और फिर वो जब तबीयत खराब होती है तो अगर डॉक्टर ने कह दिया कि इसको रेस्ट करवाएं तो फिर वो वैसे ही रेस्ट करती हैं कि वो सोचती हैं कि नहीं, मैं सारा दिन बेड भी बैठी रहूं या मैं लेटी रहूं। देखिए, दोनों साइड से बात सोचनी चाहिए। एक तो उस औरत को ये बात सोचनी चाहिए कि वो एक माँ बनने जा रही है, और ये एक बहुत अजीम रिश्ता है जिसके ऊपर उसको जाना है। उसके लिए उसे कुछ तो कुर्बानियां देनी पड़ेगी। उसको ये जहन में रखना चाहिए कि ये कुदरती मरहला है, ये कोई ऐसी चीज नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है। बच्चियां ये समझना शुरू कर देती हैं कि मैं बीमार हूं, मेरे से उठा नहीं जा रहा, तो ये बीमारी नहीं है। इसको बीमारी बना के दिमाग के ऊपर तारी मत करें।
इसी तरह से फैमिली और उस बच्ची की एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, आपस में तावन होना चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अब हम बात करते हैं कि अगर एक हामला खातून की खुराक की बात की जाए, तो जिसको उल्टियाँ आनी है, जिसका दिल खराब होना है, अक्सर केस मैं देखती हूँ कि जिसमें ख़वातीन कहती है जी मुझे इतनी उल्टियाँ आती हैं, मेरा इतना दिल खराब होता है, मुझे पानी से स्मेल आती है, कोई हंडिया भून रहा है तो मुझे उससे स्मेल आती है। ये सेंसिटिविटी उनकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो वाक़ई दिमाग पे तारी करके वो इस कैफ़ियत में चली जाती हैं। पहले तो ये करें कि कुछ देर के लिए उसको, अगर वो किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है तो उसको वो चेंज करें, कि उसको हंडिया पकाने पे उसकी ड्यूटी ना लगाएं, या थोड़ा वो दूर हो जाए। दूसरी बात ये कि अगर सादा पानी उसको प्रॉब्लम करता है, उसको उल्टी आती है, तो वो जूसेस का इस्तेमाल शुरू कर दे। उसे लिक्विड लेने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिक्विड जो है वो उसकी बॉडी के सिस्टम को रेगुलेट रखते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को नॉर्मल करते हैं। अगर एक तरफ उल्टियाँ आ रही हैं, उसकी बॉडी की इम्बैलेंस हो रहे हैं माइक्रोन्यूट्रेंट और उसके मिनरल्स, तो उसको कमी को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। सो इसीलिए कहते हैं कि माहिर ग़िज़ाइयात जो हैं वो आपको अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि बजाय इसके कि आप इस फेज़ में मेडिसिन लेना शुरू कर दें कि उल्टी रोकने की दवाई लेनी है, ज़रूर लें अगर आपसे उल्टी कंट्रोल नहीं हो रही, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगी, बेहतर है कि आप घर के ही किचन से अपना इलाज करें, और बहुत आसान इलाज है। सबसे पहले तो हम उल्टी रोकने की बात करते हैं। इसमें ये होता है कि आप, एक तो सिंपल सा फार्मूला है कि आपके घर में चटनी तो बनती है, तो पुदीने की चटनी से ही मैदे का इलाज किया जाता है, उल्टी का इलाज किया जाता है। छोटी-छोटी चीज़ें, कोई मुश्किल काम नहीं है। पुदीना, सौंफ, ज़ीरा, अनारदाना, काली मिर्च, सब्ज़ धनिया एंड पिंक साल्ट, चटनी बनाएँ, इसको दही में डाल के 1-1 चम्मच इसको यूज़ करते जाएँ। उससे आपका बहुत ही जो है ना वो बेहतर स्टमक हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोबायोटिक होता है और आपके मैदे और आंतों को नॉर्मल करता है। अगली बात ये है कि इसी चटनी को वो अगर जूस बना के पी लेगी, जिसे मिंट जूस कहते हैं, उसको और ज़्यादा फ़ायदा देगा। आधा कप पानी, 1 चम्मच चटनी, उसे मिक्स करें, उसे छानें, वो मिंट जूस बनेगा, उसकी सिपिंग करें, सुबह, दोपहर, शाम सिपिंग करें। तो यकीन करें कि ऐसी ख़वातीन जिनको बेशुमार उल्टियाँ आती हैं, वॉमिट और नौज़िया फ़ील होता है, वो रुक जाता है। अच्छा, अब जैसे ही स्टमक सेट होता है, उसका दिल खराब होना ठीक हो जाता है, उसकी उल्टी रुक जाती है, तो उसे फिर अब अच्छी ग़िज़ा की तरफ आना चाहिए। मैंने देखा है कि इस दौरान में कुछ ख़वातीन को पिकअप प्रैक्टिस की तरफ वो आ जाती हैं, यानी उनका दिल करता है कि वो चावल खाएँ। अगर वो चावल खाती हैं तो इसका मतलब ये है कि उसको कैल्शियम की कमी है। तो कोशिश करें कि घर की चीज़ों ही से उसको कैल्शियम का सोर्स अब ज़्यादा दें। आम तौर पे कैल्शियम के सोर्स के लिए मैं घर का बना हुआ पनीर बताती होती हूँ कि आप खुद पनीर बनाएं और 1 चम्मच रोज़ाना का पनीर खाएं। अव्वल तो दूध पिएं, अगर किसी को दूध हज़म नहीं होता तो दही खाएं, अगर दही भी हज़म नहीं होता तो घर का बना पनीर लें। इससे हट के भी बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं, आप हमारे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। मैं बहुत सारी रेसिपीज़ आपको शेयर कर सकती हूँ कि इस फेज़ में जब औरत को कैल्शियम डेफिशिएंसी और आयरन डेफिशिएंसी होने वाली होती है, तो उससे बचने के लिए आपको क्या खाना है। अगली बात अगर हम करें, तो ये वो फेज़ होता है जिसमें एक ज़िंदगी नहीं बल्कि 2 ज़िंदगियाँ जो है वो पल रही होती हैं, और वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? ग़िज़ा के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब वो जब माँ को ग़िज़ा जाती है, बच्चे को भी उसके पेट के अंदर वही ग़िज़ा जाती है। यानी माँ अगर हेल्दी डाइट खाएगी, तो बच्चे को भी अच्छी न्यूट्रिशन मिलेगी और बच्चा पैदाइश से पहले अच्छे वज़न में होगा, फिज़िकली, मेंटली वो फिट होगा। अगर माँ की ग़िज़ा में कोई कमी होगी और वो अच्छी ग़िज़ा नहीं लेगी, वो बाज़ार के खाने खाएगी, वो कोल्ड ड्रिंक्स पिएगी, वो चाय बहुत ज़्यादा पिएगी, तो क्या होगा? उसे माइक्रोन्यूट्रेंट की ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, और माइक्रोन्यूट्रेंट जो है वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं मैक्रोन्यूट्रेंट की बजाय। प्रेगनेंसी के दौरान 2 ही मसले ज़्यादा होते हैं ख़वातीन को, एक तो आयरन डेफिशिएंसी, जिस औरत का भी टेस्ट करवाया जाए उसका एचबी बहुत कम होता है। दूसरा कैल्शियम डेफिशिएंसी। ये 2 चीज़ों को कोप अप करने के लिए अगर घर पे ही उनका अच्छी ग़िज़ा दी जाए। अब अगर हम आयरन की बात करें तो वो कैसे आयरन की कमी पूरी की जा सकती है? सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है? इसी तरह से जो है वो सलाद हो गया, फल हो गया, जो भी सीज़नल चीज़ें ईज़िली घर में अवेलेबल है, वो ज़रूर खाएँ। और आयरन की कमी को पूरा करने के लिए अनार, चुकंदर, कलेजी का शोरबा, काले चने का शोरबा, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ें हैं। अच्छा, अब अगली मैं एक बहुत अहम बात करने वाली हूँ
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिन चीज़ों से ख़वातीन को एहतियात करनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, उससे आयरन की कमी हो जाती है। दूसरा कुछ फल ऐसे हैं जो खाना मना है, जैसा कि अंगूर ज़्यादा खाने या इसी तरह से पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में एक ऐसा केमिकल है जो खातून की कंट्रैक्शन कर देता है उसके यूट्रस को, और फिर खतरा होता है कि कहीं उसको ब्लीडिंग ना शुरू हो जाए या उसके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उसे कहते हैं ब्रोमालीन। ब्रोमालीन एक ऐसा केमिकल है जो कि कंट्रैक्शन करता है और वो खवातीन के लिए खतरनाक हो सकता है। सो कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज़ें अपनी ग़िज़ा में ना रखें। बाकी एक खातून जो पूरे दिन की ग़िज़ा लेती है वो तकरीबन तकरीबन 2000 कैलोरीज होती हैं। अगर वो 2000 कैलोरीज ले रही है एक खातून, तो उसको प्रेगनेंसी हो गई है, तो एडिशनली उसके 300 या 400 कैलोरीज ज़्यादा करनी होती है, और ये लेना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर खातून एक रोटी खाती है तो वो 1.5 खा ले, अगर वो सालन की कटोरी आधी खाती है तो वो थोड़ी ज़्यादा कर दे। इसी तरह से वो एक अंडा अपनी ग़िज़ा में ज़रूर रखे, दूध भी ज़रूर पिए, अगर दूध अवेलेबल नहीं है तो कम से कम उसे अखरोट, बादाम, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़रूर देनी चाहिए। इसी तरह से खातून को एक्टिव भी होना चाहिए। एक्टिव इस तरह से कि ये ना हो कि वो हर वक़्त लेटी रहे। बॉडी को मज़बूत करने के लिए बॉडी का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। सो नींद पूरी करना, पानी ज़्यादा पीना, इसी तरह से बाज़ार की चीज़ें खाना मना होता है। नमक से परहेज़ करनी, क्योंकि 2-3 मसले बहुत कॉमन है। एक तो ख़वातीन को कब्ज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके लिए सलाद वग़ैरह, फल वग़ैरह ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए। दूसरी बात ये है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसके लिए वो नमक वाली और फ्राई चीज़ें बंद कर दें। तीसरी कुछ ऐसा भी एक मसला है कि ख़ुसूसी तौर पे 3rd ट्राइमेस्टर में मैंने देखा कि कुछ ख़वातीन को शुगर हो जाती है। वो क्यों होती है कि बॉडी ऑर्गन का साइज़ बढ़ जाता है, पैनक्रियाज़ उसके अंदर दब जाता है और वक़्ती तौर पे इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो फिर ऐसी ख़वातीन को एक डायबिटिक पेशेंट वाली डाइट लेनी चाहिए, शुगर फ्री डाइट लेनी चाहिए, बाज़ार की चीज़ें ना खाएँ, सफ़ेद आटे की बनी हुई चीज़ें ना खाएँ, चीनी से बनी चीज़ों से एहतियात करें, और ख़ास तौर पे डिब्बे वाले जूस और बोतलों से परहेज़ करें। तो मैं समझती हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर वो इसके ऊपर अमल करती हैं, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बच्चा भी सेहतमंद होगा, माँ को भी किसी नुकसान का खतरा नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर वो ये इसके ऊपर अमल नहीं करेंगी, तो डिलीवरी के दौरान बीपी हाई हो जाता है और अचानक से फिर ऑपरेशन करना पड़ सकता है, जो कि और ज़्यादा मसला पैदा करता है। लिहाज़ा मेरे ख़्याल में अगर इस वीडियो को आप देखेंगे, शेयर करेंगे, तो बहुत सारे घरों में इसका फ़ायदा होगा। थैंक यू।